अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। एज प्रॉमिस्ड बुक 2 चैप्टर 1 कंप्लीट करने के बाद, डाइंग सन मुकम्मल एक्सप्लेन करने के बाद, आज हम छोटी सी असेसमेंट के लिए यहाँ पे हैं। और इसमें जो सिनोनिम्स एंड शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, उसी तर्ज पे मैंने एक छोटी सी काविश की है आप लोगों के लिए। देखें, एक्सप्लेनेशन के दौरान भी आपने देखा होगा कि मैंने एक एक लफ्ज़ का अलग अलग तर्जुमा नहीं किया। उसकी वजह यह है कि ट्रांसलेशन नहीं आती। फर्स्ट ईयर में आपकी इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेशन आपके पेपर का एक लाजमी हिस्सा थी, लेकिन सेकंड ईयर में ऐसा नहीं है। सेकंड ईयर में आप जो भी चैप्टर स्टडी करेंगे उसके लिए आपके पास तैयार करने के लिए सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस एंड सिनोनिम्स होंगे। तो उस हवाले से देखें, हमारे पास दो तरह के क्वेश्चंस सामने मौजूद हैं। इसमें वीडियो को पॉज करके आप इजीली देख सकते हैं कि सिनोनिम्स जिस तरह के पेपर में फर्स्ट ईयर में आपके पास आते थे उसी तरह के यहाँ पर मौजूद हैं। तो 1 से स्टार्ट करते हैं और आप वीडियो को पॉज करके इसको स्टडी करें और उसके बाद आंसर गेस करने की कोशिश करें। उसके कुछ देर बाद जो है मैं उसके आंसर आपको बताऊंगा और उसको एक्सप्लेन करूंगा। So let's start now. ऑल राइट, आई होप कि आप सब लोग अपने अपने आंसर चूज़ कर चुके होंगे। सबसे पहला जो है उसको स्टडी करते हैं। द स्टार सेल्डम फाइंड्स अनदर स्टार नियर इट। सेल्डम का मतलब शाज़ो नादिर, कभी कभार, बहुत कम, ना होने के बराबर कोई ऐसा वाक़या जो कि बहुत कम होता हो, ना होने के बराबर होता हो। क्योंकि वो ना होने के बराबर होता है इसलिए उसकी फ्रिक्वेंसी जो है वो एंटिसिपेट करना भी बहुत मुश्किल होता है। ये बहुत कठिन काम होता है कि हम पहले से ये पेशन गोई कर सकें कि वो वाक़या कितने अरसे बाद वक़ूअ पज़ीर होगा। इसके लिहाज से हमारे पास जो मौजूद हैं अल्फाज स्पोरेडिकली हो सकता है, मुमकिन है ये, लेकिन ये बात ज़हन में रखें कि जितने भी आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं उनको ज़रूर एक दफ़ा पढ़ें। मे भी आपको जो सबसे पहले अच्छा लगे उससे बेहतर ऑप्शन आगे मौजूद हो, आपने बेहतरीन ऑप्शन जो है ना वो सिलेक्ट करना होता है। स्पोरेडिकली हो सकता है, इसको स्टैंड बाय पे रखते हैं। फ्रीक्वेंटली अक्सर होने वाला वाक़या, ऑफन अक्सर, ऑलवेज हमेशा। तो आप ये देख रहे हैं कि सबसे पहले स्पोरेडिकली जो था यही हमारे पास राइट आंसर है, तो इसको हम चूज़ कर लेंगे। ओके, उसके बाद जो है सेकंड सेंटेंस हमारे पास मौजूद है। दीज मिलियंस ऑफ स्टार्स आर वॉन्डरिंग इन स्पेस। वॉन्डर का मतलब लफ्जी मतलब आवारा फिरना था, लेकिन यहाँ पे गर्दिश करना। ओके, देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सूटेबल हो सकता है। वैलो, वैलो का मतलब होता है लुढ़कना, रोल करना। मोनिंग, मोन का मतलब होता है आहें भरना। रैम्बलिंग, ये इसका मतलब होता है आवारा फिरना, हो सकता है, स्टैंड बाय पे रखें इसको। होर्ड का मतलब होता है ज़ख़ीरा अंदोज़ी करना, ये भी मुमकिन नहीं है यहाँ पे। तो कौन सा ऑप्शन हमने सेलेक्ट किया? रैम्बलिंग, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे। उसके बाद जो है थर्ड हमारे पास एमसीक्यू जो है, ईच स्टार मेक्स इट्स वॉयज इन कंप्लीट लोनलीनेस। तो वॉयज जो है इसका मतलब होता है सफ़र। इसके लिए हमारे पास जो ऑप्शन मौजूद है, एक्सकर्जन हो सकता है, घर से बाहर निकलना, एक्सपीडिशन पे निकलना, मुहिम पे निकलना। वॉइड एक बिल्कुल खाली जगह को बोलते हैं। वॉग रवाज, वेग अनक्लियर, गैर वाजे, मुबहम।
तो ये आई कैचर्स हैं। आपको लग रहा है कि शायद इनमें से कोई एक भी ठीक हो सकता है। वॉइस जो है उससे मिलते जुलते वी से स्टार्टिंग जो अल्फाज हैं ये आई कैचर्स हैं, तो आपने इनसे धोखा नहीं खाना। एक्सकर्जन, इसका जो है ना वो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास सिलेक्ट हुआ है। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन जो है उसमें देखें, हेयर एंड देयर वी फाइंड एन इमेंस स्टार, बहुत बड़ा तारा, बिग एनफ टू कंटेन मिलियंस ऑफ अर्थ्स। मिनिस्क्यूल, मिनिस्क्यूल का मतलब बहुत छोटा, वेरी टाइनी। प्रोडिजस, बहुत बड़ा। फर्स्ट ईयर में अगर आपको याद हो द फुलिश क्वेक में ये आपने पढ़ा था, जब कैमल मैन फुलिश क्वेक से कहता है कि दीज कैमल्स आर एनिमल्स ऑफ प्रोडिजस साइज एंड स्ट्रेंथ, उसमें ये आपने पढ़ा था। ये आपके लिए न्यू वर्ड नहीं है और इसका मतलब बहुत बड़ा। तो ये हो सकता है इमेंस का सिनोनिम। इसको स्टैंड बाय पे रखें। उसके बाद टाइनी की तरफ जाएं। टाइनी और मिनिस्क्यूल सेम है। हजर्डस, खतरनाक। हैजर्ड खतरा होता है, हैजर्डस खतरनाक। तो इसका कोई ताल्लुक नहीं है हमारे अंडरलाइंड वर्ड इमेंस के साथ। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट हुआ है वो क्या है, प्रोडिजस। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट वर्ड है वो है ऑर्गेनिज्म। जिस तरह कि आप देख सकते हैं सेंटेंस है, लाइफ स्टार्टेड इन सिंपल ऑर्गेनिजम्स, इन द फॉर्म ऑफ सिंपल ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिजम्स क्या है, जानदारों को कहते हैं। थिंग्स नहीं हो सकता, लिविंग थिंग्स किसी हद तक दुरुस्त है। फ्लावर्स फूल हैं, फंजाई फंगस का प्लूरल है, मुमकिन नहीं है। तो ये लिविंग थिंग्स जो है यही हमारे पास करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बचता है। लिविंग थिंग्स इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट 5 मोर सिनोनिम्स आर देयर। इनको फिर वीडियो पॉज करें और अपने अपने आंसर जो है ना वो गैस करने की कोशिश करें। उसके बाद मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा और देखेंगे कि क्या आपके आंसर्स दुरुस्त हैं या गलत। लेट्स स्टार्ट नाउ। और राइट, आई होप कि आपने अपने अपने आंसर्स जो है ना वो सिलेक्ट कर लिए होंगे। नंबर 6, वी फाइंड द यूनिवर्स फ्राइटनिंग। फ्राइटनिंग का मतलब खौफनाक। टेरिफिक, ये शानदार को बोलते हैं। टेरिफाइंग, ये खौफनाक को बोलते हैं। फ्राइटनिंग का सिनोनिम ये हो सकता है। कुछ स्टैंड बाय पे रखिए। नेक्स्ट आगे चलें। हेनस का मतलब वेरी बैड, एक्सट्रीमली बैड, बहुत बुरी कोई चीज़। हेस्टी, जल्दबाजी करने वाला हेस्टी होता है, जल्दबाज। रैश, रेकलेस। तो फ्राइटनिंग जो है इसका जो यहाँ पे करेक्ट सिनोनिम हमें लगा है, जो बेहतरीन इनमें से है वो है टेरिफाइंग। इसके अलावा कोई नहीं हो सकता। 7th वन, फ्रॉम दीज हम्बल बिगिनिंग्स केम अ स्ट्रीम ऑफ लाइफ। पढ़ाते हुए भी मैंने आपको बताया था कि स्ट्रीम का लफ्ज़ी मतलब नदी होता है। उस लिहाज से देखें तो यहाँ पे रिवलेट लिखा हुआ है, लेकिन ये करेक्ट ऑप्शन इस कंटेक्स्ट में नहीं है। सेंटेंस पूरा आपके सामने मौजूद है और इस सेंटेंस में इसका कंटेक्स्ट ये बताता है। कंटेक्स्ट से मुराद क्या है कि एक अल्फाज के आस पास मौजूद अल्फाज क्या इस बात की इजाज़त देते हैं कि उसका वो मतलब लिया जाए जो कि हम लेना चाह रहे हैं। रिवलेट, नदी, नहीं, नॉट पॉसिबल। कनाल, उसी से मिलते लफ्ज़ है नहर, लेकिन ये भी मुमकिन नहीं है। सक्सेशन, सिलसिला, ये हो सकता है, यही हमने पढ़ा था। स्टीम, भाप को बोलते हैं, तो ये भी मुमकिन नहीं है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे कौन सा निकला, सक्सेशन इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। नंबर 8, द सन एंड अदर स्टार्स वी सी इन द स्काई आर ऑल एक्सट्रीमली हॉट। एक्सट्रीमली का मतलब हद से ज़्यादा, इंतहाई गर्म है। एक्सीडिंगली, मुमकिन है। एक्सीड, बढ़ जाना, हद से बढ़ जाना, आगे निकल जाना, तजावुज़ कर जाना हद से। स्केर्सली, बमुश्किल, तो इसका कोई ताल्लुक निकल नहीं रहा मीनिंग के लिहाज से। इंडीड, यकीनन, ये भी एक्सट्रीमली से रिलेटेड नहीं है। यूजुअली, आम तौर पर, हस्ब मामूल, लेकिन ये भी एक्सट्रीमली से रिलेटेड नहीं है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे कौन सा निकला, एक्सीडिंगली, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ग्रेजुअली, ग्रेजुअली लफ्ज़ देखें, ग्रेड से निकला है, ग्रेड दर्जा।
तो यही मैंने आपको बताया था, दर्जा बदर्जा। तो उसको आसानी के लिए हम आहिस्ता आहिस्ता उसका तर्जुमा कर देते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। ग्रेजुअली का मतलब दर्जा बदर्जा, आगे बढ़ना या वापस रेट्रोग्रेशन करना। प्रोग्रेशन या रेट्रोग्रेशन दोनों हो सकते हैं। ग्रेजुअली मतलब स्टेप बाय स्टेप, दर्जा बदर्जा। इवेंचुअली, आखिरकार, नहीं, मुमकिन नहीं है। एट लास्ट, अगेन आखिरकार। स्टेप बाय स्टेप, ये हो सकता है, मैं आपको बता भी चुका हूँ थोड़ी देर पहले, एक हिंट दे चुका था आपको। फाइनली, आखिरकार। लेकिन इवेंचुअली, एट लास्ट और फाइनली, ये भी आपके लिए एक आसान गैस हो सकता है पेपर के अंदर कि अगर दो अल्फाज, दो ऑप्शंस आपस में सिनोनिम्स हैं तो ज़्यादा इम्कान फिर इसी बात के हैं कि वो दोनों आपका आंसर नहीं हो सकते, क्योंकि अगर उनमें से एक सेलेक्ट किया जाए तो दूसरे को रिजेक्ट करने की कोई वजह नहीं रह जाती। इसलिए ये हिंट है आपके लिए, एक ट्रिक है, एक टिप है कि अगर दो अल्फाज आपस में सिनोनिम्स हैं तो वो हमारा आंसर दोनों नहीं हो सकते। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं तीन अल्फाज, फाइनली, एट लास्ट, इवेंचुअली, तीनों अल्फाज जो हैं उनके मीनिंग्स सेम है। लास्ट सिनोनिम हमारे पास मौजूद है, बल्कि इसका पहले हम मार्क कर लें कि स्टेप बाय स्टेप जो है इसका राइट आंसर है। उसके बाद लास्ट सिनोनिम की तरफ चलते हैं। सम स्टार्स ट्रैवल इन कंपनी। ग्रोहों की शक्ल में कुछ तारे जो है वो हरकत करते हैं, लेकिन ज़्यादातर उनमें से अकेले सफ़र करते हैं। तो उनमें सबसे पहले कंपनी का जो सिनोनिम दिया गया ब्रांड, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए है। क्योंकि जो कंपनी है, मिसाल के तौर पे जो एप्पल है, ये कंपनी है, ब्रांड है। जिसके पास एप्पल का आईफोन होता है वो उसको फ्लॉन्ट करता है, उसको शो ऑफ करता है, उसको दिखावा करता है, सबको दिखाता फिरता है, तो वो ब्रांड है। तो कंपनी और ब्रांड ये आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर ऑप्शन रखा गया। उसके बाद फ्लॉक, फ्लॉक जो है इसका मतलब है तो गौल, बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर, गौल, एक इकट्ठा ग्रो, मुमकिन है ये यहाँ पर हो सकता है सिनोनिम हमारा, ग्रो है ना, ग्रुप है। यूनानिमिटी, यूनानिमिटी यूनिटी के साथ रिलेटेड है कुछ हद तक। यूनानिमस एक लफ्ज़ होता है, यूनानिमस का मतलब इत्तेफाक राय, ठीक है, लोगों की ओपिनियंस का एक हो जाना, लोगों का इत्तेफाक आ जाए, यूनानिमिटी उसी से निकला है, इत्तेफाक राय। हैपहैज़र्डनेस, बेतरतीबी। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये फ्लॉक जो है ना, ये बिल्कुल ठीक है, इसका मतलब ग्रो ही होता है। तो ये हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ पर कि हमारा राइट ऑप्शन है फ्लॉक। तो ये हमारे सिनोनिम्स थे। उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर्स की तरफ जाते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज वाले भी शामिल हैं, एक्सरसाइज के अलावा भी हैं। मैंने पास्ट पेपर्स को थोड़ा सा देखा और उनमें से सिलेक्ट किए वो क्वेश्चंस जो कि फ्रीक्वेंटली अपीयर होते हैं पेपर्स में इस चैप्टर में से। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो आप देख रहे हैं, हाउ डिड द प्लैनेट्स केम इनटू बीइंग। तो इसका आंसर जो है वो मैं आपको डिक्टेट करवा देता हूँ, आप उसमें आहिस्ता आहिस्ता उसको नोट कर सकते हैं अगर आप नोट करना चाहें। लेकिन क्योंकि इसमें ज़्यादा मैंने वक्त इसलिए नहीं लगाया क्योंकि आपके सबके पास जो है वो हेल्पिंग बुक डेफिनेटली अवेलेबल होती हैं, तो उनको आप मैच भी कर सकते हैं। लेकिन ये जो चीज़ें मैं मेंशन करूँगा ये प्रेफरेबली आपके आंसर के अंदर होनी चाहिए। हाउ डिड द प्लैनेट्स कम इनटू बीइंग। अकॉर्डिंग टू सर जेम्स जीन्स, about 2 billion years ago, a massive star came near the sun, and its gravitational pull raised a huge mountain of tides on the surface of the sun. As that star came nearer and nearer, the mountain of tide rose higher and higher. When that star started moving away from the sun, that mountain of tide was broken off the surface of the sun. Those pieces started revolving around the sun. Those pieces are planets. The question number 2 जो है what is the total number of stars in the universe, तो ये गौर करें। तो ये एग्जैक्ट क्वेश्चन आपकी बुक के एक्सरसाइज के अंदर मौजूद नहीं है, लेकिन ये पेपर में आ चुका है, इसलिए मैंने इसको यहाँ शामिल किया है। The total number of stars in the universe, according to Sir James Jeans, is equal to the number of grain particles on all the seashores of the world. ये इसका सिंपल सा आंसर है जो कि क्वेश्चन नंबर 2 की रिप्लाई में हम लिख सकते हैं। नंबर 3 है राइट नोट ऑन द बिगिनिंग ऑफ लाइफ ऑन अर्थ।
According to Sir James Jeans, nobody knows when, how, and why life came into being on this planet. But it can be guessed that it started in the form of simple organisms. The life started evolving and became more and more complex with the passage of time. And at the end of this hierarchy, there are Homo sapiens, human beings, whose lives are very complicated. ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो सकता है. नंबर 4, what happened when according to Sir James Jeans a wandering star came near the sun? इसका कुछ जो है ना हिस्सा इसके आंसर में जो आ सकता है वो क्वेश्चन नंबर 1 के आंसर में हम प्रोवाइड कर चुके हैं. According to Sir James Jeans, when a massive star revolving blindly through space came near the sun, its gravitational pull raised some tides on the surface of the sun. As the star came nearer and nearer, the tide rose higher and higher. When the other star started moving away from the sun, its gravitational pull exerted a massive force on the surface of the sun, and that mountain of tides broke off the surface of the sun and started revolving around the sun. Those pieces are called planets today. Question number 5, why is there no life on stars? It is a very straightforward and simple question. There is no life on stars because stars are massive balls of fire scattered through space. The temperature on stars is extremely high. So high, far too high for life to exist on them. For life like Earth to exist anywhere in the space, some conditions are compulsory. The most important of those conditions is temperature, which should neither be too hot nor be too cold. It should allow liquid to exist. Number 6 है, how is it that a star seldom finds another star near it? इसका आंसर भी इंतहाई सिंपल है कि दो तारे आपस में चूँकि बहुत ज़्यादा फासले पे हैं, इसलिए उनके दरमियान डिस्टेंसेस ज़्यादा होने की वजह से उनके करीब आने के चांसेस भी ना होने के बराबर है. It is very rare for one star to come anywhere near the other star because of immense distances present between them. One star is at least 1,000,000 miles away from the other star. That is why it is a very, very rare event that a star comes anywhere near to another star. What are temperature belts? तो कल का लेक्चर अगर आप देखें क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर 4 है, तो उस लेक्चर में एंड पे एक स्लाइड मैंने रखी थी आपको समझाने के लिए. उसमें टेम्परेचर बेल्ट्स का जिक्र था. टेम्परेचर बेल्ट्स बेसिकली वो एरिया है जो कि तारे से ना ज़्यादा दूर होता है ना ज़्यादा करीब होता है. टेम्परेचर बेल्ट्स आर certain areas that are present at certain distance from one star. Those areas are neither too near nor too far from the star, and the temperature in those areas are suitable for life. तो ये टेम्परेचर बेल्ट्स के बारे में आप बता सकते हैं. What are the conditions necessary for Earth-like life? ज़मीन जैसी ज़िंदगी अगर कहीं मौजूद हो सकती है तो उसके लिए क्या कंडीशन नेसेसरी हैं? The conditions necessary for Earth-like life to exist anywhere in the universe are temperature, reasonable composition of atmosphere and water. ये 3 कंडीशन जो है ना ये नेसेसरी हैं. Temperature should neither be too hot nor too cold. Atmosphere should contain oxygen in the right amount, and water should exist in all 3 states in the atmosphere, on the surface, in the solid form, I mean ice, snow, and in liquid form, water. So these are compulsory conditions for life. Why is the universe so frightening? तो इसमें हमने बड़ी तफसील से 4 रीजंस को एन्यूमरेट किया था, उनको हम यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं. The universe around us is very frightening because of immense stretches of time, immense stretches of distances, our loneliness and our littleness.
आप इसको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं मज़ीद, लेकिन इतना आंसर जो है ना वो आपके लिए सफिशेंट होगा। इसको मज़ीद हम थोड़े से और अल्फाज में बयान कर सकते हैं। यूनिवर्स इज़ फाइटिंग बिकॉज वी आर सराउंडेड बाय स्पेस दैट इज़ अनइमेजिनेबली वास्ट, so vast that we can hardly understand it. We find it terrifying because human history, as compared to the whole timeline since the Big Bang, is negligible and valueless. We are also afraid of the universe because we live on a planet that is so tiny that it does not have any worth in the whole scheme of universe. And at the end, we find the world universe fighting because of loneliness, because we do not find any sign of life anywhere around us. So ये इसका जो है ना थोड़ा सा लेंथी आंसर था। नंबर 10 है व्हाट इज़ मिल्की वे। मिल्की वे के बारे में मैं आपको बता चुका था कि ये एक गैलेक्सी है जिसमें हमारा सोलर सिस्टम मौजूद है। व्हाट इज़ मिल्की वे? मिल्की वे गैलेक्सी है। Milky Way is a galaxy in which our solar system exists. This galaxy is one of many galaxies in a group of galaxies that is called cluster, and that has a cluster has also name local group. ये क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज के अंदर मौजूद नहीं है, लेकिन ये पेपर में चूँकि अपीयर हो चुका है इसलिए मैंने यहाँ पे इसको शामिल किया है। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 1 था जो कि हर तरीके से अब वाइंड अप हो चुका, कंक्लूड हो चुका। इसकी मज़ीद असेसमेंट भी डेफिनेटली आप कर सकते हैं, काफ़ी सारे एडिशनल क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। अगर कोई भी चीज़ इस लेक्चर को, इन चारों लेक्चर बल्कि ये 5वां था, इसको सुनने देखने के बाद आपके जहन में कोई क्वेश्चन आता है तो ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आप मुझे रब्ता कर सकते हैं। नेक्स्ट हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।